किसको बोलते हैं इन्वेंट्री? स्टॉक को। स्टॉक इन हैंड असेट है, स्टॉक इन हैंड असेट है। तो उस असेट का वैल्यूएशन, आई रिपीट वैल्यूएशन के ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग पे नहीं। ओनली वैल्यूएशन मीन्स दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल डील विथ द मेजरमेंट एस्पेक्ट ओनली। जैसे कल जो एस पढ़े AS1, उसमें कोई अकाउंटिंग नहीं था, मेजरमेंट नहीं था, खाली डिस्क्लोजर था। नाम था एस का डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मैंने बोला एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 4 चीजें होती हैं। क्या क्या बोला था? बोलो। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। कोई कोई एस में एक चीज ही रहेगा, कोई में 4 रहेगा, कोई में 3 रहेगा, पर 5वां चीज नहीं रहता। 4 चीज छोड़ के कोई 5वां चीज नहीं रहेगा। रिकॉग्निशन माने लिखना, मेजरमेंट माने अमाउंट पता करना, प्रेजेंटेशन माने बैलेंस शीट और पीएल में कैसे दिखाएं उस आइटम को, और डिस्क्लोजर माने नोट्स में और क्या क्या लिखना है, सो दैट लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मैंने बोला था ये बात, लिखाया भी होगा कॉपी में। कौन सा एसी बंद किया तुम? एसी बंद किया? कौन सा? ठीक है, कौन सा चल रहा है बताओ? 3 और 6 बंद करो। थोड़ा देर के बाद बच्चों चला देंगे एसी, मेरे को दिक्कत हो रहा बोलने में ठंडा के कारण। ना लिसन, जब मैं लास्ट क्लास ले रहा था तो मेरे को बताना, तो ये बात हम लिखाए थे क्या? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, वैल्यू नहीं ना? तो आज याद दिलाइएगा। हम लास्ट में जो लिखते हैं ना, हम लास्ट पेज में लिख लीजिएगा इस बात को। अभी मैं इस पे स्टार्ट करता हूं। जानते हैं, सिंगल एंट्री की क्लास में या उसके पहले एक दिन मैं आप लोगों को बता रहा था कि स्टॉक जो होता है ना, स्टॉक, वो बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक को मीन करता है, ओपनिंग स्टॉक को नहीं। क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। पर यहां पे मैं जब AS2 में स्टॉक बोलूंगा ना, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, एंड दैट इज क्लोजिंग स्टॉक फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। ओके, आपको मालूम है कि आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हो, और आपको यह भी मालूम है आप उसी क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट के असेट्स में लिखते हो। इट इज एन असेट, नो डाउट। नाउ ये जो स्टॉक अकाउंटिंग का जो आइडिया है ना, स्टॉक अकाउंटिंग का, ये मैंने आपको सिंगल एंट्री या ब्रांच या डिपार्टमेंट किसी क्लास में दिया था। मैंने आपको बोला था, अभी रिवीजन हो रहा है, जो नए बच्चे होंगे वो सीखिएगा, पुराने बच्चे रिवाइज कीजिएगा। मैंने आपको बोला था कि जो परचेज होता है गुड्स का, उसका एंट्री स्टॉक टू कैश नहीं होता है। आप तो परचेज तो स्टॉक ही किए थे। आप बिल्डिंग परचेज करते हो तो बिल्डिंग टू कैश लिखते हो, प्लांट खरीदते हो तो प्लांट टू कैश लिखते हो, पर स्टॉक खरीदते हो तो परचेज टू कैश लिखते हो। बोलो हाँ या ना? ये डिफरेंस है अकाउंटिंग के प्रोसेस में। ए बिल्डिंग परचेज एंड ए स्टॉक परचेज हैज डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। स्टॉक परचेज इज डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, क्योंकि उसको एक्सपेंस माना जाएगा थोड़ी देर के बाद। और व्हेन यू परचेज एन असेट, जिसको बिल्डिंग प्लांट बोलते हैं, उसका डायरेक्टली उस नाम से डेबिट होता है, बिल्डिंग या प्लांट अकाउंट। उसके बाद उसी माल को जब बेचते हैं ना, तो भी बैंक टू स्टॉक नहीं करते, टू सेल्स लिखते हैं। और फिर जो माल बचा हुआ रह जाता है ना ईयर एंड में, उसको स्टॉक बोलते हैं। उसी इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आपको पढ़ना है। नाउ मुझे एक बात बताना है अकाउंटिंग को लेकर के, फिर मैं इस पे आता हूं। बेसिक्स, एकदम बेसिक्स, ये मानते हुए कि आप जस्ट फाउंडेशन पास है और ज्यादा ज्ञान आपको नहीं है। मान लीजिए मैंने 100 करोड़ का माल खरीदा, 100 करोड़ का माल खरीदा, तो है तो स्टॉक इन एयर, खरीदे होंगे तो गोडाउन में तो स्टॉक आया होगा ना। एंट्री में मैंने परचेज टू कैश लिखा होगा, पर इस बात को कोई थोड़ी डिनाई कर सकता है कि मेरे गोडाउन में स्टॉक है। यस और नो? तो मान लो मैंने 100 करोड़ का माल खरीदा। आई एम अ ट्रेडर, आई एम नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एनीथिंग, आई जस्ट बाय एंड सेल। अब इसमें से 80 करोड़ का माल हम बेच दिए एट 150 करोड़। क्या बोला फिर से?
इसमें से 80 करोड़ का माल हम बेच दिए 150 करोड़ में, तो 80 करोड़ का माल दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 80 करोड़ का माल बेच दिए गुड सोल्ड, 80 करोड़ का था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यस, तो 80 करोड़ का माल अगर हम 150 में बेचे होंगे तो मेरे पास अभी भी कितने का माल पड़ा हुआ है? 20 करोड़ का। दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट। उस स्टॉक का वैल्यूएशन करने का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ने जा रहे हो। क्लियर? अब आप बोलेंगे सर वैल्यू करके करेंगे क्या? मान लीजिए 20 करोड़ का क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो तो कॉस्ट हमको मालूम ही आपके लैंग्वेज से, क्योंकि 100 करोड़ का आप माल खरीदे, 80 करोड़ का बेच दिए, तो 150 करोड़ में बेचे आप, तो 20 करोड़ का माल पड़ा है, वो तो मालूम ही है। वो तो इतना सिंपल एग्जांपल दिए बोल के मालूम है 20 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, नहीं तो इतना आराम से नहीं पता चलता है 20 करोड़ का माल पड़ा हुआ है। तो सर कैसे पता चलता है 20 करोड़ का माल पड़ा हुआ है? गोडाउन जाना पड़ता है पहले। गोडाउन में इतना बड़ा 40 पेज का स्टॉक शीट लेके जाना पड़ता है, STOCK SHEET, क्या? स्टॉक शीट। उसमें सारे स्टॉक के नाम लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके 500। उस नाम के आगे आपको क्वांटिटी लिख के लाना पड़ता है, क्वांटिटी। वो क्वांटिटी काउंटिंग से होती है, नहीं तो किलोग्राम का रहता है तो वजन करके होती है। ये काम आपको ईयर एंड में करना पड़ता है। 1 अप्रैल से आप ये काम चालू कर देते हो, कोई 25 मार्च से चालू कर देता है ये काम करना। बताऊंगा ये स्टोरी थोड़ी सी, थोड़ा बाद में। उसके बाद आप सारा क्वांटिटी जब मेजर कर लेते हो ना, क्वांटिटी अभी वैल्यू नहीं हुआ है, सारा क्वांटिटी मेजर करके सामने स्टॉक शीट में लिख लेते हो। फिर उसके बाद ऑफिस आते हो वापस, फिर उसका कॉस्ट पता करते हो। सर कॉस्ट कैसे पता चलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज में से कोई भी एक मेथड ऑप्ट करके। क्या बोला फिर से? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड। नाम तो सुना होगा दोनों का, दोनों को भयंकर यूज करेंगे अभी इन दिनों में हम लोग, और कॉस्टिंग की क्लास में मेरे से भी ज्यादा यूज करोगे इन सब चीजों को। तो कॉस्टिंग का क्लास विल कॉम्प्लीमेंट माई क्लास, उस नॉलेज को आप यहां पे यूज करोगे। तो दोनों में से एक मेथड यूज करके आप उसका कॉस्ट डिटरमाइन करोगे, पर वो फाइनल वैल्यूएशन नहीं है, दैट इज मेजरमेंट एट कॉस्ट। आपने कॉस्ट मेजर किया, बट इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। फिर उन 500 आइटम का आपको एनआरवी पता करना पड़ेगा। फिर कॉस्ट एनआरवी, कॉस्ट एनआरवी, कॉस्ट एनआरवी, कॉस्ट एनआरवी, कॉस्ट एनआरवी 500 बार। हेलो, फिर सामने में लोअर। यू गॉट द पॉइंट? फिर आपको इन्वेंट्री का वैल्यू मेजर हुआ फाइनल, ये हुआ मेरा इन्वेंट्री। ये प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम, 10-12 डेज टाइम लगता है, नॉट अ जोक। ओके सर, करेंगे क्या? मान लीजिए यहां पे आपने बताया मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 20 करोड़ है, मान लीजिए एनआरवी आया 17 करोड़। क्या करना है? आंसर इज पहले वैल्यू करना है, फिर अकाउंटिंग करनी है। सर वैल्यू तो हो गया, विच एवर इज लोअर। कौन लोअर है? एसी चलवा रहा हूं। वैल्यू कौन सा लोअर है? 17 करोड़ लोअर है, एनआरवी लोअर है, तो आप बोलेंगे इन्वेंट्री 17 करोड़ का हो गया। ये 17 करोड़ का हो गया, इसको पढ़ाना है मेरे को। एसी चलाइए, 1 8 3 6 सब चला दीजिए जो बंद किए थे। बोला 17 करोड़ का इन्वेंट्री हो गया, अब क्या करना है? अब उसको रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग कैन ओनली हैपन आफ्टर मेजरमेंट, एंड मेजरमेंट एस्पेक्ट इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS2। AS2 में हम आपको जर्नल एंट्री सिखाएंगे ही नहीं, खाली मेजरमेंट 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 मेजरमेंट। गॉट इट? अब मान लो मेजरमेंट हो गया 17 करोड़, आंसर आ गया 17 करोड़। अब उसको लिखेंगे ना बुक्स में, रिकॉर्डिंग भी तो करना तो होगा। AS2 नहीं पढ़ाएगा, कोई तो पढ़ाएगा रे बाबा, somebody has to teach that ना। वो आप बचपन में जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल सीखे हो ना, गैप जिसको आप लोग बोलते हो, उसमें अकाउंटिंग सिखाया गया है। बोलो क्या? बोलो क्या? हाँ जर्नल बोलो। स्टॉक अकाउंट डेबिट
टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो तुमने बोला स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग, तुमने भी नहीं बोला क्लोजिंग स्टॉक। दैट मीन्स तुम भी अंदर से मानते हो स्टॉक माने ही क्लोजिंग स्टॉक, वो ही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। बोलो हाँ। तो आपने बोला स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग, आपने लिखा बाई क्लोजिंग स्टॉक 17 करोड़। सो दिस इज द ओनली जर्नल एंट्री माय सन, ओनली अकेला 17 करोड़ का, जिसके लिए इतना माथा 25 17 दिन का। सर क्या करेंगे 17 दिन? बोलिए क्या करेंगे? स्टॉक शीट बनाएंगे, मेरे पास 500 आइटम है, उसका नाम लिख के गोडाउन में जाएंगे, वो सारा का क्वांटिटी लिख के लाएंगे। और क्वांटिटी ऐसे नहीं कि देखने से पता चल जाएगा, गिनना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, वजन करना पड़ेगा, जो जैसा माल है वैसा क्वांटिटी को करना है हिसाब किताब। फिर क्या करेंगे? फिर कॉस्ट पहले पता करेंगे, वो कैसे? फीफो या वेटेड एवरेज। इवन फीफो या वेटेड एवरेज भी हर जगह नहीं लगता है, कई जगह पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी लगता है। सर सुने नहीं है? हाँ तो पढ़ाएंगे ना हम 2 दिन, नहीं तो फिर पढ़ाएंगे क्या? SIM स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जहां फीफो वेटेड एवरेज नहीं लगता है, माने आइदर फीफो और वेटेड एवरेज। अगर ये दोनों नहीं लगता है तो वहां SIM लगता है। विल लर्न एवरीथिंग, कोई स्ट्रेस मत लीजिएगा, बहुत बहुत बढ़िया एस है। फिर क्या करेंगे? कॉस्ट निकल गया, मान लीजिए किसी भी मेथड से कॉस्ट निकल गया, चलो 3 मेथड बोले ना, फीफो या वेटेड एवरेज, नहीं तो SIM। फिर क्या करेंगे? हर आइटम का NRV, फिर विचेवर इज लोअर। फिर अच्छा ये तो हम सिखाएंगे अगले 2 दिन 5 घंटा में। फिर क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग हम लोग सीख चुके हैं, रिकॉर्डिंग कर करके बहुत सारा सम बना चुके हैं। बोलिए हाँ या ना? और एंट्री क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। और अगर किसी को ट्रेडिंग क्रेडिट नहीं करना है तो वो स्टॉक टू परचेजेस भी लिख सकता है। क्या बोला फिर से? अगर किसी को ट्रेडिंग लिखने का मन नहीं है तो वो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट लिख सकता है। अब वही थोड़ा सुनिएगा बच्चों, ये अभी अकाउंटिंग का एस्पेक्ट डील कर रहा हूं मैं, ये AS2 के अंदर नहीं है, पर पढ़ाई का पाठ तो है, तो प्यार से सुनना। सर टू परचेज लिखेंगे ना तो परचेज गिर जाएगा, और हम तो ट्रायल ऑलरेडी बना चुके हैं। मेरे ट्रायल में हम ऑलरेडी परचेज लिख चुके हैं, फाइनल अमाउंट है परचेज का। अब मेरे को परचेज चेंज करने का मन नहीं है, तो फिर तुम स्टॉक टू ट्रेडिंग लिख। तुमको स्टॉक टू परचेज नहीं लिखना है, क्या दिक्कत है? तुम स्टॉक टू ट्रेडिंग लिख, सेम रिजल्ट आएगा। बताओ कैसे सेम रिजल्ट आएगा? अगर तुमने स्टॉक टू परचेज लिखा तो ये परचेज कम हो गया, इसी को एडजस्टेड परचेज का नाम दिया जाता है। सुने होंगे ना, हम पढ़ाए थे सिंगल एंट्री में, ये पूरा लंबा क्लास लिए थे। तो जैसे आप परचेज को गिरा दीजिए, 80 कितना हो जाएगा बेटा? 83। योर प्रॉफिट विल बी 150 माइनस 83। फिर ये नहीं रहेगा, स्टॉक टू ट्रेडिंग और स्टॉक टू परचेज दोनों थोड़ी होगा, एक होगा। और अगर आप स्टॉक टू ट्रेडिंग भी लिखते हो, देन इवन योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 70 कितना? 67। सो दोनों ही तरीके से वो 67 है। तो इस एक एंट्री को करने के लिए, एंट्री फिर से बोलो, स्टॉक टू ट्रेडिंग या स्टॉक टू परचेज, ये करने के लिए स्टॉक का अमाउंट तो पता रहना पड़ेगा। वो अमाउंट पता करने के लिए वी आर स्टडीइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2।